नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे? 5 आर्टिकल्स के बारे में बेसिकली आपको यहां पे बताऊंगा। पहला आर्टिकल है इंडिया के अंदर 5G आप कह लो रोल आउट से रिलेटेड। 5G रोल आउट मतलब अभी के लिए हम लोग 4G टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में 5G शुरू हो गया तो इंडिया के अंदर भी 5G शुरू करने की बात की जा रही है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में बोला कि 5G का जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे। अब सिर्फ स्पेक्ट्रम एलोकेशन के अलावा 5G के अंदर और भी बहुत से आप कह लो पॉइंट्स हैं। क्या हमारी देश की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के पास इतना पैसा है कि वो 5G के हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर सके? क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम लोग पहले 4G कनेक्टिविटी ही पूरे देश में अच्छे तरीके से दे दें, 5G के बारे में बाद में सोचें? तो इन सब पर्सपेक्टिव्स में एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और ओवरऑल बजट में जो अनाउंसमेंट है वो सही या गलत है, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर भाई, एक टेररिस्ट को मार दिया गया है सीरिया के अंदर। टेररिस्ट का नाम था अबू इब्राहिम हाशिमी अल कुरैशी। ये अबू बकर अल बगदादी का सक्सेसर था। इसको मारने से क्या चीज निकल के आ रही है? इस्लामिक स्टेट को अभी भी सीरिया के अंदर इग्नोर करना सही नहीं है। सीरिया की इदलिब प्रोविंस में क्या हो रहा है, इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है, इसको यहाँ पे देखेंगे। अगला आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। इस आर्टिकल में व्यू पॉइंट दिया गया है कि हो सकता है इंडिया सेंट्रल एशिया में एंगेज करे तो हमको ज्यादा फायदा ना मिले, लेकिन ना एंगेज करने का नुकसान ज्यादा है। ये हैप्पी मैन जैकब साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही प्रकार की अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ की जो सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक वीडियो लीक किया और वहां पे कुछ लोग जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनकी इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं। कुछ हद तक ये वीडियो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, ऐसा बताया जा रहा है। और रिसेंटली हो सकता है यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम ब्रॉल हो गया हो। अब एग्जैक्टली किस वजह से ब्रॉल हुआ इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है हिंदू मुस्लिम मासेस के बीच में लड़ाई हो गई हो और इस प्रकार की लड़ाई को पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जग जाहिर है, सबको पता है, इसमें कोई चीज छुपी नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद। तो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जो कि इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, उनको एंटी नेशनल दिखा के, एंटी हिंदू दिखा के, लव जिहादिस्ट दिखा के। तो ऑथर यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी पॉलिटिकल या लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो इस प्रकार की चीजों को इंडिया के अंदर एड्रेस करे। अगर आप इंडिया में सेग्रीगेशन की बात करो, अनटचेबिलिटी की बात करो, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अनटचेबिलिटी को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं। वैसे तो देखा जाए तो हिंदू सोशल ऑर्डर के अंदर प्योरिटी और पॉल्यूशन की आइडियोलॉजी डोमिनेंट है और इससे कास्ट सिस्टम निकलता है। अब तो खैर उतना नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था। तो जब हमारे संविधान के जो भी निर्माता थे वो बैठ के अनटचेबिलिटी के आर्टिकल 17 की बात कर रहे थे, तो अलग अलग लोगों के लिए इस आर्टिकल 17 का अलग अलग स्कोप था। कुछ लोगों ने ये बोला कि बस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए इसको लिमिटेड रखिए। कुछ लोगों ने नहीं बोला कि नहीं भाई, हर प्रकार की अनटचेबिलिटी, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जो कि किसी भी पर्टिकुलर वल्नरेबल पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है उसको खारिज करना पड़ेगा। तो बात यह कि हमारे यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए आर्टिकल 17 के मतलब भी अलग अलग है, लेकिन एक मतलब यहाँ पे कॉमन है कि भाई नोशन ऑफ प्योरिटी, ठीक है ना, एंड पॉल्यूशन। तो होता है ना कि भाई जो बड़े पंडित है वो बोलते हैं अरे भाई हमें छू लिया तो हम गंदा हो गए, तो इस टाइप के भी लोग हैं, पागल टाइप के। तो इस प्रकार की प्योरिटी के नोशन को हटाने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया था। लेकिन क्या यहाँ पे ओवरऑल ये जो इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जा रही है मुस्लिम्स को, कहां पे, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, क्या ये भी आर्टिकल 17 के एम्बिट के अंदर आता है? क्या ये भी एक प्रकार से अनटचेबिलिटी के एम्बिट के अंदर आता है? इस प्रकार की कुछ बात इस आर्टिकल में करी गई है। वैसे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके अवेयरनेस के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और एक और आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, वेयर गेस्ट डिमांड्स परमानेंसी। यहाँ पे एक्चुअली में कर्नाटका के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पे परमानेंट टीचर कम है और कॉन्ट्रैक्ट पे जिन टीचर को रिक्रूट किया जाता है वो बहुत ज्यादा है। और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट के टीचर बोल रहे हैं कि हमें परमानेंट कर लो। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो। सबसे पहला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है वेयर गेस्ट डिमांड परमानेंसी। लो सैलरीज एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी हैव कॉस्ट अनरेस्ट अमंग गेस्ट लेक्चरर्स इन कर्नाटका।
देखिए भाई, पिछले 50 दिनों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एकेडमिक एक्टिविटीज बहुत हिट हुई हैं। क्लास वगैरह हो नहीं रही, टीचर में लोग पढ़ाने आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि फैकल्टीज, पढ़ाने वाले टीचर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिए। पढ़ाने वाले टीचर्स की डिमांड क्या है कि हमें रेगुलर सर्विस में एब्जॉर्ब किया जाए, हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। तुमने जो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट पे रख रखा है ये सही नहीं है। अभी के लिए देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन, जो कि कर्नाटका की सरकार का है, इसके अंदर 430 सरकारी कॉलेजेस हैं और आप कह सकते हो उनके अंदर जो टोटल परमानेंट टीचिंग स्टाफ है वो है 5100 टीचर्स का, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ये सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टेम्परेरी टीचर्स को रिक्रूट किया था कर्नाटका की सरकार ने। अभी के लिए जब ये टेम्परेरी टीचर्स आपके स्ट्राइक पे चल रहे हैं तो लेक्चरर्स ना के बराबर है कुछ कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस ने। और इस समय पे कर्नाटका की स्टेट सरकार क्या अनाउंस कर रही है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होंगी, लेकिन ये स्टडीज तो तब होंगी ना जब टीचर होंगे। परमानेंट टीचर तो 5100 है। इसीलिए इन कॉलेजेस ने 14,567 गेस्ट लेक्चरर्स को हायर किया था। टेम्पररी लेक्चरर कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर कह लीजिए, अलग अलग नाम इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो 14,567 गेस्ट लेक्चरर्स हैं, इनके पास किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इनको पेमेंट वगैरह भी इरैटिक तरीके से दी जाती है। अब हो यहां पे ये रहा है, इन गेस्ट लेक्चरर्स का ये बोलना है कि जिनके पास यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उनको 13,000 रुपए का ऑनोरेरियम मिलेगा। ऑनोरेरियम मतलब तनख्वाह टाइप की मान लीजिए। और जिनके पास यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है उनको 11,000 रुपए मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि इनको तनख्वाह वगैरह सही समय पे नहीं मिलती थी, कभी मिली कभी नहीं मिली, इरैटिक पेमेंट था सैलरी का, तो वो चले गए यहाँ पे स्ट्राइक पे। अब ये स्ट्राइक पे चले गए हैं तो जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोर्स भी पूरा होगा कि नहीं होगा। और इन डिग्री कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भाई सेमेस्टर एग्जाम अनाउंस कर चुकी हैं। तो कुल मिला के चीजें काफी प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं। मौके पे चौका मारने वाली बात है। इन लेक्चरर्स को लग रहा है कि भाई अगर ये चले जाते हैं स्ट्राइक पे तो इनकी नौकरी परमानेंट करनी पड़ेगी, कोई और पढ़ाने के लिए है नहीं। इसके लिए 10 दिसंबर 2021 से ये लोग स्ट्राइक पे ही चल रहे हैं। इनका कहना है कि हमें रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में आप एब्जॉर्ब कर लो। ये जो बेलागावी डिस्प्यूट है ना, कि बेलागावी कर्नाटका का है या महाराष्ट्र का है, इस डिस्प्यूट को सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो विंटर सेशन अपना बेलागावी में करती है। तो जब ये कर्नाटका के लेजिस्लेचर का विंटर सेशन बेलागावी में चल रहा था तो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कौन? आपके ये लेक्चरर्स। ये लेक्चरर्स सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमको परमानेंट नौकरी पर रख लो। सरकार का बोलना है कि हम आपको परमानेंट नौकरी पे ऐसे ही नहीं रख सकते, परमानेंट नौकरी पर रखने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो 14 जनवरी 2021 को हायर एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका ने अनाउंस किया कि ठीक है, इन टेम्पररी टीचर्स को जो ऑनोरेरियम दिया जाता है उसको हम बढ़ा देंगे। 2 स्लैब ऑनोरेरियम जो कि 13,000 का था और 11,000 का था, उसको 4 स्लैब में बदल किया गया, जहां पे 26,000 से लेके 32,000 तक की तनख्वाह मिलेगी। लेकिन वर्किंग आवर्स को यहां पे बढ़ा दिया गया। पहले इनको हफ्ते में 8 घंटे काम करना होता था, अब इनको हफ्ते में 15 घंटे काम करना होगा। लेकिन अगर एक टीचर ज्यादा घंटे काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हजारों की तादाद में टीचर्स की जमीन नहीं होगी, टीचर्स का ले ऑफ होगा। जिसके पास यूजी क्वालिफिकेशन ज्यादा है ओवरऑल उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाएगी। टीचर्स जो यहाँ पे स्ट्राइक के थे उनको ऐसा लगा कि अगर इस प्रकार की चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं तो उनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे कमजोर पड़ सकता है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखो तो कर्नाटका के हायर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में ये जो क्राइसिस है वो क्राइसिस सरकार की ही बनाई हुई है। सरकार ने सही समय पर रिक्रूटमेंट नहीं किए, उस रिक्रूटमेंट ना करने के चलते आज की डेट में वहां पे इतनी वैकेंसी है। ठीक है ना भाई। अभी रिसेंटली सरकार ने ये डिसाइड किया कि और गेस्ट फैकल्टीज रिक्रूट करेंगे, तो 60,000 गेस्ट फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला। 10,636 यहाँ पे सिलेक्ट किए गए। 1 फरवरी से वो अपनी जॉब वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सरकार दिखा रही है कि देखो हमने इतने सारे लोगों को ज्वाइन की, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाने से आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, केवल टीचिंग पोस्ट ही वैकेंट नहीं है कर्नाटका के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, नॉन टीचिंग पोस्ट भी 7,000 वैकेंट है कर्नाटका के टीचिंग डिपार्टमेंट में। सरकारी लॉजिक क्या है? ये जो टीचर्स हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो आपको रिक्वायरमेंट तो वैसे ही है तो हमें ही परमानेंट कर दो। सरकार क्या बोल रही है सर कि भाई देखो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को रेगुलर सर्विस में नहीं लाया जा सकता इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी एंड अदर्स। गेस्ट लेक्चर जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे बिना किसी प्रोसीजर के अपॉइंट कर दिया जाता है। परमानेंट फैकल्टीज को अपॉइंट करने की प्रॉपर साइकिल होती है, एग्जामिनेशन होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो
अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी का ये बोलना कि हमें भाई परमानेंट नौकरी दे दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो ये सब ओवरऑल इशू यहां पे चल रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर्स वाला इशू किस प्रकार से सॉल्व करती है आपकी कर्नाटका की सरकार, ये ओनली टाइम ही बता सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेथ ऑफ अ टेररिस्ट, जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस इन इराक एंड सीरिया इनहैंस द थ्रेट फ्रॉम द आईसिस। तो रिसेंटली अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को यूएस फोर्सेस ने घुस के मार दिया। इस्लामिक स्टेट का लीडर था। इस्लामिक स्टेट एक ऐसा टेररिस्ट आउटफिट जो कि आज की डेट में केवल इराक सीरिया में नहीं फैला है, वो अफ्रीका तक पहुंच चुका है। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे ऑलमोस्ट ये इस्लामिक स्टेट का इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है। एक समय ऐसा था जब अबू बकर अल बगदादी का राज चलता था, इराक सीरिया के बड़े इलाके में इसका राज हो गया था। 2019 में इसको मार दिया गया, इस्लामिक स्टेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन अब इस्लामिक स्टेट फिर से उठ रहा है, फिर से रीसर्ज कर रहा है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में अलग बना के बताया भी था आपको कि सीरिया के हस्का प्रोविंस में एक प्रिजन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे बहुत सारे आईएस के मिलिटेंट्स को छुड़ाने की कोशिश की इस्लामिक स्टेट के बाकी कैडेट्स ने। इनको लड़ने के लिए फाइटर्स चाहिए, ये फाइटर्स जेल में बंद हैं। अलग अलग कंट्री से फाइटर्स सीरिया और इराक में लड़ने पहुंचे थे, अब इनकी जो होम कंट्रीज हैं इनको वापस ले नहीं रही हैं। तो इन फाइटर्स को लग रहा है कि चलो आपका इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ते हैं, लेकिन लड़ेंगे तब जब जेल से निकाला जाएगा। तो जेल से निकालने की इनको एक कोशिश हुई थी। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो इस कोशिश को फेल कर दिया गया। अमेरिकन सोल्जर्स ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक कुर्दिश मिलिशिया है, एक कुर्द ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर ओवरऑल यहां पे इस कोशिश को रोक दिया। कुरैशी को पकड़ने के लिए पहुंचे यूएस, तो उसने अपने आप को फोड़ लिया अपनी फैमिली के साथ। कुछ ऐसा ही अबू बकर अल बगदादी ने 2019 में यहां पे किया था। तो भले ही ये जो इस्लामिक चीफ है, इस्लामिक स्टेट का जो चीफ है, इन्होंने अपने आप को फोड़ लिया है, लेकिन जो कैलिफेट है ना, ये फिर से रीमर्ज कर रहा है। पहले तो एक फिजिकल कैलिफेट था, इराक सीरिया के बड़े इलाके में इनका सीधा सीधा कंट्रोल था। भले ही वो सीधा कंट्रोल आज की डेट में ना हो, लेकिन इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में प्रोलिफरेट कर रही है। इराक हो गया, सीरिया हो गया, इसके साथ साथ ग्लोबली इनकी ब्रांचेस बन चुकी हैं। वेस्ट अफ्रीका में, अफगानिस्तान में, इन जगहों पे इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी प्रोलिफरेट कर रही है। लोग इस्लामिक स्टेट को एक बड़े नंबर में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में अगर इस ट्रेंड को ना रोका गया तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इनके द्वारा किए गए अटैक्स और बढ़ेंगे। अच्छा, अबू बकर अल बगदादी और कुरैशी दोनों पाए कहां गए? तो सीरिया की इदलिब प्रोविंस में पाए गए। इस इदलिब प्रोविंस को जो रेबल्स हैं, जो इस्लामिक स्टेट है, वो कंट्रोल करता है। इदलिब प्रोविंस है कहां? तो यहां पे आपको नजर आएगी इदलिब प्रोविंस। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो टर्की के बॉर्डर पे है ये इदलिब प्रोविंस, ओके, सीरिया की। अब चूंकि ये टर्की की बॉर्डर पे है, तो यहां पे टर्की भी बहुत हद तक प्ले में आ जाता है। समझिए बात को, टर्की नहीं चाहता कि ये इदलिब प्रोविंस इस्लामिक स्टेट के हाथ से निकल के सीरियन सरकार के हाथ में चला जाए। उसका रीजन ये है कि इदलिब प्रोविंस में रहने वाले लोग इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है। तो कल की डेट में सीरियन सरकार अगर इस्लामिक स्टेट को हरा के पूरी तरीके से इदलिब प्रोविंस पे कब्जा कर लेती है, तो वो इदलिब प्रोविंस में बहुत अत्याचार करेगी और लोग वहां से त्राहिमाम करके भागेंगे। और भागेंगे तो घुसेंगे कहां पे? टर्की के अंदर। और टर्की किसी भी प्रकार का रिफ्यूजी इन्फ्लक्स अपने अंदर नहीं चाहता, ठीक है ना। तो सीरिया के अंदर बड़े सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कुर्द हो गए, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो सीरिया की सरकार हो गई, सब अपने ही, चाहे वो टर्की हो गया, सब अपने ही अपने तरीके से यहां पे खिचड़ी पका रहे हैं। प्लस ओवरऑल यहां पे टर्की की कुर्दों से भी नहीं बनती है, क्योंकि जो कुर्द हैं वो कुर्द चाहते हैं अपना कुर्दिस्तान, और ये कुर्दिस्तान इराक में भी है, सीरिया में भी है, आपका टर्की में भी है। तो टर्की अपना इलाका तो देने को रहा इनकी आइडियोलॉजी के लिए। तो ये सब बातें यहां पे निकल के आ रही हैं। ये जो इदलिब नाम की प्रोविंस है, इसको कंट्रोल करता है हयात तहरीर अल शाम, जो कि एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट है, ओके ना। इसको पहले जबहात अल नुसरा भी कहा जाता था। ये सीरियन ब्रांच है अल कायदा की, ठीक है। तो अल कायदा की सीरियन ब्रांच हयात तहरीर अल शाम, ये कुछ हद तक इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करती है। इसी के कंट्रोल के अंदर है इदलिब, और इसी इदलिब के अंदर पाया गया था अबू बकर अल बादी और अबी हाइशमी, जिनको यहां पे मार दिया गया। अगर आप देखो तो इदलिब को अभी एक इंसान अगर कोई चला रहा है तो वो है अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये एक अल कायदा का मिलिटेंट है, जिसको सीरिया भेजा गया था अबू बकर अल बगदादी के द्वारा 2013 की शुरुआत में। तो
तो इदलिब के अंदर ये जो इंसर्जेंसी है और ये जो इदलिब के लोगों का सपोर्ट है ओवरऑल इस्लामिक स्टेट के लिए, अलकायदा जैसे ग्रुप्स के लिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत से बगदादी और कुरैशी आपको इस इदलिब की प्रोविंस में नजर आएंगे। प्लस यहाँ पे एक और प्लेयर है जिसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है और वो है सीरियन कुर्ड्स। इस्लामिक स्टेट को हराने में एक प्लेयर ने यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, वो है सीरियन कुर्ड्स। लेकिन सीरियन कुर्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साइड कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप तो अलग ही किस्म का इंसान था। क्या हुआ कि जब इस्लामिक स्टेट को हरा दिया गया तो इस्लामिक स्टेट को हराने के बाद जो मदद यहां पे कुर्द्स को मिलनी चाहिए थी यूएस की तरफ से नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चलो ठीक है, इन कुर्द का इतना ही काम था, इनसे हमारा काम निकल गया, अब इनके पचड़े में ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुर्द्स को बिल्कुल साइड कर दिया। लेकिन ये सही नहीं है ओवरऑल कुर्द्स को टर्की की मर्जी पे छोड़ देना। टर्की तो ऑब्वियस सी बात है, दौड़ा दौड़ा के मारेगा कुर्द्स को, टर्की की कुर्द्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है ना। एथनिसिटी की बेसिस पे टर्की वाले कुर्द को मारते हैं। तो यहाँ पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कुर्द्स को आप इंपॉर्टेंस दो, कुर्द्स के साथ आप पार्टनरशिप करो। और कुर्द को सपोर्ट देने की वजह से कभी कभी टर्की के अर्दोगन भी यूएस को ओपनली चिल्लाते रहते हैं, समझ गए। तो ये जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी प्रोलिफरेट कर रही है इराक सीरिया के अंदर, जिसमें आप कह लो इस्लामिक स्टेट अलकायदा सब डोमिनेंट है, और जो लोग हैं वो इन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और बहुत सारे हजारों की तादाद में फाइटर्स हैं जो कि अभी भी तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए। इसको लॉन्ग टर्म में सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, तब तक आईएस का थ्रेट गायब नहीं होगा। और उसके लिए एक अच्छी जिंदगी, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, शांति की जरूरत है सीरिया के अंदर, लेकिन अभी के लिए वो बहुत दूर नजर आ रही है, ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। मिक्सिंग कह दिया मैंने, फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। ये क्या बोलता है आर्टिकल? तो भाई देखिए, यहाँ पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की जो बजट स्पीच आई थी, इसमें इन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराएंगे 2022 में 5G मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए। मतलब 5G की जो वेव्स हैं वो जिस स्पेक्ट्रम में ब्रॉडकास्ट की जाएंगी उन स्पेक्ट्रम का यहाँ पे ऑक्शन होगा, ठीक है ना भाई। ये स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किसकी मोनोपोली होती है? सरकार की मोनोपोली होती है। सरकार जिसको चाहे वो स्पेक्ट्रम दे दे, सरकार जिसको चाहे वो स्पेक्ट्रम ना दे। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एक टाइमलाइन स्थापित की गई। टाइमलाइन ये कि 2022 में हम 5G मोबाइल फोन सर्विसेज का स्पेक्ट्रम लॉन्च कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खरीदेगी? इस समय पे जो लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वैसे तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इकोनॉमिक ग्रोथ का जनक माना जाता है, जॉब क्रिएशन का जनक माना जाता है, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो कैश स्टार्व्ड है। वो ऑलरेडी ही अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहा है जैसे तैसे करके। तो इस बीच में 5G की टेक्नोलॉजीज में इतने महंगे स्पेक्ट्रम खरीदना और उसके बाद 5G के हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना, इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी अभी के लिए किसी भी टेलीकॉम प्लेयर के अंदर, इंडिया के अंदर नजर नहीं आ रही है। और जो मेजर आप कह लो हुआई जैसे प्लेयर्स थे चाइना को, इनको इंडिया ने बैन कर दिया इंडिया के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से। तो यहाँ पे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम अगर सरकार लॉन्च कर भी देती है अगले कुछ महीनों में, तो उसको खरीदेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पहला। दूसरा सवाल कि किन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में आप इन 5G सर्विसेज को लॉन्च करोगे, क्योंकि 5G सर्विसेज को लॉन्च करने में एक बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। आपने देखा कि कैसे रिसेंटली यूएस में बहुत सारी फ्लाइटों ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यूएस एयरपोर्ट के पास जो 5G की फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो प्लेन का रेडियो मीटर होता है, अल्टीमीटर होता है, जो कि हाइट बताता है जिससे प्लेन की लैंडिंग में मदद मिलती है, उसके नेविगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसीज में ये 5G ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसके बारे में एक बड़ा सवाल उठता है। इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात करो तो इतने लॉसेज, इतने सब्सक्राइबर इसके जा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो इक्विटी में कन्वर्जन हो रहा है उसके चलते यूनियन गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन जाएगा वोडाफोन आइडिया में। तो वोडाफोन आइडिया के पास पैसे हैं नहीं, कुछ प्लेयर्स बचे जैसे कि एयरटेल हो गया, आपका रिलायंस जियो हो गया। अब इनके पास भी क्या इतना पैसा है कि हाईली इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव 5G टेक्नोलॉजी को ला सके? और चूंकि इतना पैसा लगाने के बाद 5G टेक्नोलॉजी आ भी गई इंडिया के अंदर तो वो महंगी बिकेगी। तो क्या लोग इंडिया के अंदर अपनी जेब से इतना पैसा निकालेंगे 5G टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए? ये कुछ बड़े सवाल है, समझ गए। फिर अगर आप देखो तो 4G टेक्नोलॉजी अभी के लिए इंडिया के स्टैंडर्ड से थोड़ी ठीक लग रही है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल और पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशंस में पहले लाया जाएगा 5G को, इंडिविजुअल यूजेज के लिए बाद में लाया जाएगा।
सी बैंड फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज में इसको रिलीज किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे उठाया जा रहा है, वो ये है कि भाई देखो, कोरोना के पैंडेमिक में हमने देखा कि जो हमारे देश के रिमोट इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, उनके पास नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं पहुंच रहा है। तो इंडिया में अर्बन इलाकों में 5G लॉन्च करने की बजाय हमारी सरकार का यह फोकस होना चाहिए कि रूरल इलाकों तक पहले आप 4G या नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा दो। तो लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स 26 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी में आप 5G के नेटवर्क्स को प्रोपाउंड करो। इसके बजाय आप इस बात पे फोकस करो कि 4G कनेक्टिविटी को हमारे बॉर्डर इलाकों तक, रूरल हिंटरलैंड तक, वल्नरेबल इलाकों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इक्विटेबल डेवलपमेंट जरूरी है। अर्बन इलाकों में आप जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दिए जा रहे हो और हमारे रूरल हिंटरलैंड्स इग्नोर हो रहे हैं, ये भी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा यहां पे ऑथर कह रहा है। चलिए अपने अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। हैप्पी मैन जैकब साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, देखते हैं इनका व्यू पॉइंट क्या है। तो देखिए, इनॉग्रल इंडिया सेंट्रल एशिया का समिट हुआ अभी। यहाँ पे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग भी हो रहा है, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, और यहाँ पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेके सेंट्रल एशिया के लीडर्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंगेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया के लीडर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे उज्बेकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान के, कजाकिस्तान के, तजिकिस्तान के, किर्गिस्तान के लीडर्स ओवरऑल बैठ के मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिला के सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जिस लेवल पे एंगेजमेंट होना चाहिए वो नहीं है, और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। सिंपल सी वजह यह है कि हमारे पास लैंड एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया का, और समुद्र एक्सेस भी सीधा नहीं है। सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज है, तो अगर आपको जाना है तो या तो पाकिस्तान के थ्रू जाओ, जो कि हम जा नहीं सकते, या फिर आप जाओ ईरान के थ्रू। चाइना के थ्रू जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत माउंटेनियस टेरेन है, बहुत उल्टा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, और चाइना जाने भी देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई इंडिया का जो मिशन सेंट्रल एशिया है, आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जितना ज्यादा एंगेज कर सको उतना ज्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेंट्रल एशिया में हमारा क्लाउड बहुत लंबे समय तक लिमिटेड रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे हैप्पी मैन जैकब साहब बोल रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो हमारे पास उस इलाके का एक्सेस नहीं है, दूसरा उन इलाकों में चाइना की इन्वेस्टमेंट बड़ी खतरनाक है और रशिया की डोमिनेंस बहुत खतरनाक है। चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ज्यादा है सेंट्रल एशिया के इलाके में, और रशिया का मिलिट्री और पॉलिटिकल क्लाउड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो चाइना सेंट्रल एशिया के जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को डोमिनेट करता है, रशिया पॉलिटिकल मिलिट्री लैंडस्केप को डोमिनेट करता है। तो ये दो प्लेयर्स मेजर हैं सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में। इंडिया बहुत हद तक डिसएडवांटेज पे है। इंडिया का थोड़ा बहुत एडवांटेज था जब तक अफगानिस्तान में यूएस की फोर्सेस डिप्लॉयड थी। अब यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के बाहर निकल चुकी हैं। अच्छा, सेंट्रल एशिया में हमारे इंगेजमेंट से मॉस्को को प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, रशिया भी इस बात को जानता है कि एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर चाइना लॉन्ग टर्म में रशिया के लिए ठीक नहीं। अभी भले रशिया चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही हैं, बट रशिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि लॉन्ग टर्म में चाइना एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो गया तो फिर वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालेगा, और रशिया कभी भी इस बात को नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे सब अपने अपने लेवल पे गेम खेल रहे हैं। ओवरऑल यूएस यहां पे चाहेगा कि रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप ठीक रहे ताकि चाइना का एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। रशिया चाहेगा कि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया यहां पे इंटरवीन करे, बातचीत करे, ताकि चाइना एक लिमिट से ज्यादा डोमिनेट ना हो पाए। पाकिस्तान यहां पे चाहेगा कि वो चाइना के साथ मिलकर इंडिया की ओवरऑल प्रेजेंस को ही सेंट्रल एशिया में खत्म कर दे। सब यहां पे अपने अपने एंड पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एक प्लेयर जो इंडिया के लिए इस पूरे की पूरे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है ईरान। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। ईरान के अंदर भी बहुत हद तक चाइना अब घुसने की कोशिश कर रहा है। ये जो 25 साल की या 15 साल की, बच्चा कर लीजिएगा, $400 बिलियन की डील है, इसके थ्रू ईरान के अंदर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश कर रहा है चाइना। लेकिन अभी के लिए जो JCPOA के ऊपर टॉक्स हो रहे हैं, कल की डेट में यूएस और ईरान के बीच में अगर कोई बैक एंड डील हो जाती है और कुल मिला के सैंक्शंस हट जाते हैं ईरान के ऊपर से, तब ये इंडिया के लिए एक विन होगा, ताकि इंडिया अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ईरान के अंदर बहुत तेजी से चला पाएगा, और इंडिया की जो कनेक्टिविटी होगी टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो अच्छी खासी बढ़ेगी। और जब से यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकली हैं, इंडिया के लिए मजबूरी हो गई है कि वो ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करे,
क्योंकि अगर इंडिया ईरान के साथ अपने रिश्ते नहीं करेगा अच्छे, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का एक्सेस इंडिया के पास से चला जाएगा। आप खुद दिमाग लगाओ, इधर आपको इंडिया नजर आ रहा है, इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमको अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का एक्सेस दे नहीं रहा, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम यहां से जाएं ईरान, और ईरान से आपका फिर रोड के थ्रू पहुंचे कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर। और अगर ये रास्ता भी हमारे पास से चला जाता है तो ओवरऑल चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि तालिबान लेड अफगानिस्तान को अपने खेमे में लेके इंडिया को यहां पे सेग्रीगेट करने की कोशिश करे। इसीलिए पाकिस्तान यहां पे चाइना को कह रहा है कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक फैलाओ। तो कल की डेट में अगर तालिबान पूरी तरीके से पाकिस्तान और चाइना से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इंडिया के अंदर उनको वो कह सकता है कि आप अपने टेररिस्ट अटैक्स को लॉन्च करिए। तो कुल मिला के इंडिया के लिए ऑप्शंस यहां पे थोड़े पे लिमिटेड है, और ओवरऑल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ इंगेज करना भी इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जब तक हमीद करजाई और अशरफ घनी की सरकार थी तब तक तो ओवरऑल इंडिया के लिए फिर भी पॉसिबल था, लेकिन अब ओवरऑल इंडिया के लिए यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल हो गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की और व्लादिमीर पुतिन ने वेलकम किया है हमारे इनिशिएटिव्स को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर। अगर आप देखो तो पाकिस्तान भी इस समय पर रशिया के साथ बहुत क्लोज रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बस की नहीं है कि वो इकोनॉमिकली रशिया को इतना इंगेज कर पाए कि रशिया बहुत हद तक इंडिया से दूर हो जाए। अगर देखा जाए तो इंडिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दोनों ही रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कल की डेट में ऐसा भी हो सकता है कि हम एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप करें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर, और वहां पे जो हथियार बनाए जाए वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इस्तेमाल करें और उन हथियारों को इंडिया में भी एक्सपोर्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में अपनी एक अच्छी रेपो बना पाएंगे, उनकी डिफेंस पावर को स्ट्रांग कर पाएंगे ताकि चाइना उनके अगेंस्ट एग्रेशन ना कर पाए, उनके इकोनॉमिक रिश्तों को अच्छा कर पाएंगे, अपनी सॉफ्ट पावर क्लाउड बना पाएंगे, इंडिया रशिया का एक अच्छा इंगेजमेंट बढ़ेगा, और हमारे भी कुछ मिलिट्री एसेट्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बन पाएंगे। देखा जाए तो ताजिकिस्तान में हम लोगों के पास कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनको हम लोग मेंटेन वगैरह करते हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। नो डाउट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो भी हैं वो इंडिया को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट करेंगे चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है इन इलाकों में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ये हिस्से बन चुके हैं, चाइना बहुत हद तक इनकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया इनको मिलिट्री में मदद कर रहा है। तो इस बीच में इंडिया का जो सप्लीमेंटल मदद है वो लॉन्ग टर्म में इतनी हो जाए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज किसी भी कंट्री को किसी के लिए कुर्बान ना करें। यह बात तो पक्का है कि चाइना के लिए इंडिया से रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं करने वाले। देखिए चाइना के साथ तो रिश्ते अच्छे हैं ही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, कल की डेट में चाइना के प्रेशर में इंडिया के साथ ये रिश्ते ना तोड़ दें, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। इंडिया को अपनी इतनी इकोनॉमिक क्लाउड तो बनानी ही पड़ेगी कहां पे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर। और इसमें दो कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक होती है ईरान और दूसरी होती है रशिया। यहां पे यूएस प्रेशर के चलते ईरान के साथ कम इंगेज करना या रशिया के साथ कम इंगेज करना सही नहीं है। इंडिया इस बात को जानता है, और चूंकि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है तो डेफिनेटली यूएस का इन्फ्लुएंस हमारे पॉलिसी में एक लिमिट तक ही है। और अगर यूएस को इन्फ्लुएंस रखना था तो अफगानिस्तान में बनाए रखते अपनी फोर्सेस को। अब तुमने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को हटाया है, तो रशिया के साथ रिश्ते स्थापित करना और ईरान के साथ रिश्ते स्थापित करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रिसेंटली हमने देखा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली की विजिट पे आने वाले, तो इस प्रकार की विजिट्स भी इंडिया ईरान के बायलैटरल रिश्तों को अच्छा करेंगे। तो ये ओवरऑल एक न्यूज एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, इससे लेक्चर का एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।